हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में गॉस थ्योरम को देखा था और उसकी प्रूफ को भी देखा था। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, उसके वैल्यू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन बाई ज़ीरो। ठीक है, ये होता है गॉस थ्योरम की प्रूफ के साथ। हमने इसको पिछली वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो एक बार उसकी डेफिनेशंस को और दोहरा लेते हैं कि क्या होते हैं कि गॉस थ्योरम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, चलिए अब हम उसकी एप्लीकेशंस को यानी कि अनुप्रयोग को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो टर्म्स, जैसे अभी उसका गॉसी पृष्ठ क्या है उसको देख लेते हैं और फिर जो गॉस नियम का जो महत्व है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गॉसी पृष्ठ को समझते हैं। ये है गॉसी पृष्ठ। ठीक है, चलो गॉस प्रमेय किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, हमने परिभाषा से देख ली है। ठीक ना, ऐसे पृष्ठ जो गॉस ऐसे पृष्ठ को गॉस पृष्ठ कहते हैं। यह एक काल्पनिक पृष्ठ होते हैं जो आवेश की स्थिति को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से ना कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में हम जिस बंद पृष्ठ का यूज़ करेंगे ना, उपयोग करेंगे, उस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? गॉसी पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉसी पृष्ठ बोलेंगे। जैसे भी एप्लीकेशन हम उसका देखेंगे, 5 अनुप्रयोग हैं, उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गॉसी पृष्ठ आखिर बोल किसको रहा है। ठीक है, तो सिंपल अब ये समझो कि वह पृष्ठ जिसका उपयोग हम गॉस के अनुप्रयोग में करते हैं उन्हें हम गॉसी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसे इच्छानुसार गोलाकार, बेलनाकार आदि चुना जा सकते हैं। ठीक, गॉस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही रहती है तथा पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अभिलंब के अनुदिश होते हैं। ठीक है, हमेशा यहाँ पर जो पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगी? पृष्ठ के अभिलंबवत। मतलब अगर हम मान लें पृष्ठ ऐसे हैं तो अभिलंबवत गुजरेगी, मतलब ऐसे होकर गुजरेगा अभिलंबवत। ठीक है, ऐसे इसको भेदित करते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो अभिलंबवत होती है। ठीक है, तो ये है गॉसी पृष्ठ। सिंपल अभी यहाँ पर आपको सिर्फ ये टर्म्स को याद रखना कि गॉसी पृष्ठ मतलब होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो वह पृष्ठ जिसका उपयोग जो है हम गॉसी अनुप्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? गॉसी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके महत्व को देख लेते हैं। तो महत्व क्या है? तो सबसे पहले तो यही होगा कि ये जो है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। ठीक है, तो महत्व के एक्चुअल में आप भी इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो भी एक बार इसको क्या कर सकते हैं? दोहरा लेते हैं। ठीक है ना, चलिए पहला महत्व है जहाँ कूलाम का नियम प्रत्यक्ष रूप से लागू करना कठिन होता है ना, वहाँ किसी आवेश या आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के निर्धारण के लिए गॉस प्रमेय महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर हम कूलाम के नियम को नहीं लगा सकते डायरेक्टली, ठीक है, वहाँ पर हम किस नियम का प्रयोग करेंगे? गॉस नियम का प्रयोग करेंगे। अभी आप लोग जो अनुप्रयोग है उससे आप लोग ज़बरदस्त तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो है क्या चीज़ है? गॉस नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ चाहे उसकी आकृति व परिमाप कुछ भी हो के लिए सत्य है। ये केवल बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है। ठीक है, तीसरा गॉस नियम द्वारा किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों के कारण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है ना? क्यों? क्योंकि गॉस का नियम ही बोलते हैं संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, यानी कि हम गॉस नियम द्वारा क्या निकाल सकते हैं? किसी पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, ये है इसकी कुछ महत्व। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक है, इनके अनुप्रयोग में आते हैं। 5 अनुप्रयोग है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई अनुप्रयोग को सिद्ध कीजिए करके आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक ना, चलिए ये अनुप्रयोग और बचा हुआ है 4, 5 और 6, एक बार देख लेना इस चीज़ को। ठीक है, अब हम देखेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक, तो गॉस प्रमेय के क्या क्या अनुप्रयोग है ना? तो वैसे 5 अनुप्रयोग हैं, हम एक एक करके इसको क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला अनुप्रयोग है वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक ना, क्या? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार,
ठीक ना। सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या निकलना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लो एक समान आवेशित सीधे तार क्या चीज़ है आपका, ये है आवेशित तार है ना, तो इसके कारण किसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ओके चलिए, तो इस चीज़ों को समझते हैं थोड़ा, है ना। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। क्या चीज़ बोल रहे हैं, अनंत लंबाई मतलब जिसकी लंबाई जो है वो परिमित नहीं है, अनंत लंबाई है, ठीक है, जिसको हम कभी माप नहीं सकते। तो वैसी लंबाई क्या चीज़ है, एक आवेशित तार है जिसके कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए, तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं ना। तो माना आवेश की अनंत लंबाई की एक पतली सीधी आवेशित तार है L, ठीक है। मान लेते हैं कितनी लंबाई है, अनंत लंबाई L की क्या चीज़ है आपके पास, एक आवेशित तार है, सीधी आवेशित तार है, उस पर एक समान आवेश घनत्व। क्यों आवेश घनत्व, यहाँ पर आवेश घनत्व क्या बोल रहे हैं, लैम्डा, और लैम्डा कौन सी आवेश घनत्व होते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। अब यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए कि रैखिक आवेश घनत्व क्यों लाया, क्यों यूज़ किया गया, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सीधे तार की, तो हम रैखिक आवेश घनत्व में वो क्या बोलते हैं, है ना, एक रैखिक चालक बोलते हैं, यानी कि सीधे चालक तार, है ना। तो वो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रैखिक आवेश घनत्व का। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस तार पर एक समान आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा कूलाम पर मीटर है। मान लेते हैं कि तार से r दूरी पर क्या चीज़ है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अभी डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, एक समान सीधी तार है आपके पास L, मैं यहाँ पर डायग्राम भी बनाते चलता हूँ, ठीक ना। ये L लंबाई की क्या चीज़ है आपके पास, एक समान आवेशित तार है। आवेशित मतलब क्या चीज़ है, दोनों सब क्या चीज़ है आपका प्लस प्लस चार्ज, आवेशित तार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस L को अक्ष मानकर क्या करेंगे, R त्रिज्या और L लंबाई का क्या करेंगे, एक बेलन लेंगे, ठीक ना। R त्रिज्या का मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने R त्रिज्या हैं, हम यहाँ से एक बेलन लेंगे, तो ऐसे खींच लेते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, बेलन बनाने हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बेलन, ठीक। हम क्या करेंगे, बेलन की कल्पना करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मान लेते क्या चीज़ आपका बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। ये आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे कि जो बेलन का बंद पृष्ठ क्या कहता है, गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, है ना। जो बेलन का जो बंद पृष्ठ है, बेलन का बंद पृष्ठ मतलब क्या चाहिए, अंदर का जो पृष्ठ है बेलन की, है ना, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर ले रहे हैं, है ना। इस उपयोग को समझने के लिए जो काल्पनिक हम बेलन बना रहे हैं उसका जो पृष्ठ है वो किस पृष्ठ की तरह यूज़ में आएंगे, गॉसी पृष्ठ की तरह, ठीक है। क्योंकि गॉसी पृष्ठ में जस्ट देखा क्या कि गॉस प्रमेय का के अनुप्रयोग में जिस पृष्ठ का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, गॉसी पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक। अब इसमें देखो, ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चल रहे हैं, है ना। एक मिनट और ना, क्या, क्योंकि रैखिक आवेश घनत्व हम क्या मानकर चल रहे हैं, लैम्डा है, ठीक ना। रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है, ठीक है। तो हमने कुछ पहले वीडियो में हमने देखा था कि रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा फार्मूला क्या होते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है Q/L, क्या होते हैं, Q/L होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लैम्डा L, ये हो जाएगा आपका लैम्डा L, ठीक है। तो बस यही है आपके पास, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें उसको समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो, बेलन के अंदर जो आवेश होगी वो क्या हो जाएगी, बेलन के अंदर आवेश हो जाएगी Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। यहाँ कैसे आया आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/L होता है। तो हमें समीकरण 1 मिल गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बंद बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है मतलब बांटा जा सकता है। ध्यान से समझिए बेलन को, ये आपके पास बेलन है, ठीक है। एक पृष्ठ हो गया क्या चीज़ आपका, वक्री पृष्ठ, वक्री बोलता हूँ यार, ये सर्कल हो गया मतलब वृत्तीय पृष्ठ हो गया। एक दूसरा पृष्ठ नीचे की तरफ भी क्या चीज़ है आपका, वृत्तीय पृष्ठ है। और तीसरा जो पृष्ठ ये वाले जो आ रहा है राउंडिंग, ये क्या चीज़ है आपका, वक्री पृष्ठ है। तो हम बेलन को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। S1 और S2 जो है वो वृत्तीय पृष्ठ है और S3 जो है क्या चीज़ है, वक्रीय पृष्ठ है, ठीक ना। आप सिंपल बेलन को ले सकते हो, जैसे हम बचपन में बेलन चलाते थे ना, ऐसे आप समझ सकते हो क्या, रोलर को, ठीक ना, रोलर जो सड़क बनाते हैं उसको, ठीक है। तो उसकी जो आइट साइड लगी रहती है वो क्या चीज़ है, 2 सर्कल हो गया, ठीक है, 2 सर्कल हो गया, S1 और S2 हो गया, ठीक है। ये S1 हो गया और S2 हो गया। और जो बीच में ऐसे रहता है रोलर, ठीक ना, रोलर लगा रहता है, ये वाला कौन सा हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि राउंडिंग रहता है, पूरा ऐसे घूमा रहता है, ठीक ना, ऐसे घूमा रहता है। तो ये जो होगा क्या चीज़ है आपका, S3 इस्तेमाल है इसको,
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, तो 3 भागों में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि हमें निकालना क्या चाहिए, किस थ्योरम को यूज़ करना है, गॉस थ्योरम का यूज़ करना है। और गॉस थ्योरम में क्या बोलते हैं कि फाई ई इज इक्वल्स टू कितने होते हैं, फाई ई इज इक्वल्स टू होता है पास क्या चीज़, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होते हैं। ठीक है, ये तो हम जो है यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़ की, हम क्या बोलते हैं, हाँ, विद्युत फ्लक्स को ही देखेंगे। ये क्या चीज़ है, आपका विद्युत फ्लक्स है। तो हर एक पृष्ठ के लिए हम विद्युत फ्लक्स को देखेंगे। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स से फाई ई इज इक्वल क्या होता है, ई डी एस होता है। हम जानते हैं क्या कि जो फाई ई की वैल्यू जो होती है बस क्या होती है, ई डॉट डी एस होती है। ओ सॉरी ई है नहीं, ये आपका ई है। ठीक, ई डॉट डी एस होती है। तो हम प्रत्येक पृष्ठ से S1 S2 और S3 से क्या करेंगे, हम विद्युत फ्लक्स को देखेंगे। और रही बात एक चीज़ और कि हमने पढ़ा है पिछले जस्ट वीडियो में क्या कि अगर पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है ना, अगर क्या चीज़ है, पृष्ठ जो है वो पृष्ठ, ठीक ना, अगर पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, विद्युत क्षेत्र के अगर समांतर हैं, है ना, समांतर हैं, तब थीटा इज इक्वल कितना होता है, थीटा इज इक्वल होता है कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि जो फाई की वैल्यू कितना होता है, 0, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, कॉस थीटा आती है। तो कॉस थीटा की जगह हम 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी कि पूरी जो फाई की वैल्यू हो जाए पास क्या चीज़, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है तब जो आपके पास विद्युत फ्लक्स होता है कितना होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि जो S1 पृष्ठ है और ये S2 पृष्ठ है, ये दोनों जो है वो विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, पैरेलल हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वक्रीय पृष्ठ को क्या कर रहे हैं, इधर से वक्रीय पृष्ठ के में क्या चीज़ आपका बिंदु P है, तो इसकी डायरेक्शंस भी ऐसे हैं, और इधर ये जो वक्रीय पृष्ठ है ये भी कैसे ऐसे पैरेलल है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या चीज़ है, S1 और S2 की दिशा है देखना है। देन इसका मतलब क्या चीज़ है कि S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगी, 0 होगी, है ना। अब जब S1 और S2 से गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स है वो 0 होगी, है ना। तो अब कौन सी पृष्ठ बचा, S3 पृष्ठ बचा। S3 पृष्ठ क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वक्री पृष्ठ है, और इसको क्या करें, जो यहाँ पर वक्री पृष्ठ है इसको भेदते हुए क्या करें, विद्युत क्षेत्र की दिशा जा रही है। देन ये इधर डायरेक्शन में है और ये क्या चीज़ है, इधर डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत है। देन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, 0 डिग्री रहेगा। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फाई इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, ईडीएस कॉस थीटा होता है। तो कॉस 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ईडीएस मिलेगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो हमारे पास ये पता चल गया कि S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स है उसके वैल्यू 0 होते हैं। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, S3 बचेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, तो यही देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या चीज़ है आपका, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 जो हमने अभी बताया, दूसरा जो समतल वृत्तीय पृष्ठ S2, और तीसरा जो है क्या चीज़ है, वक्रीय पृष्ठ S3। हम 3 भागों में क्या कर सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको। देखो समतल, मैं अभी जस्ट बताया उसको ना, जस्ट यहाँ पर आप थोड़ा से देखते चलिए। समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 यानी कि जो ऊपर है, और S2 यानी कि जो नीचे है, क्षेत्र रेखा के समांतर है ना। क्षेत्र रेखा इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर, तो तीनों कैसे समांतर हैं। तो उनसे गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि भैया विद्युत फ्लक्स क्या होती है, उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं। तो ये पृष्ठ जब इसके समांतर हैं तो पृष्ठ से ऐसे लंबवत गुजरेगी, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा मतलब क्या चीज़ है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी कि फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अतः वक्री पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के लंबवत, अच्छा विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ लंबवत, S3 है। S3 कौन से पृष्ठ था, ये वक्री पृष्ठ जो है वो S3 है। तो S3 क्या है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। दैट मीन्स यहाँ पर जो थीटा इज इक्वल कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा किसको बताते हैं, किसको, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो क्या होते हैं, पृष्ठ से लंबवत गुजरती है क्षेत्र रेखाएं। ठीक ना। तो जब ये जो वक्री पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, तो ये वक्री पृष्ठ के लंबवत अगर हम निकालना चाहेंगे, है ना, तो लंबवत ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा यही होगी। तो दोनों जो है कैसी है आपके पास, पैरेलल है, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल बन रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि जो फाई इज इक्वल टू ई डी एस की जगह हम लिख लिए क्या चीज़, S3 को, ताकि हमें समझ में आए कि S3 मतलब यहाँ पर जो डी एस है वो S3 है, तो S3 क्या चीज़ आपका
वक्री पृष्ठ है, समझ में आए, इसलिए हम यहाँ पर S3 का S3 लिखे। और cos 0, देन cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा आपका ES3 मिलेगा। आई होप यू इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आराम से समझिए, अच्छे से समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो वक्री पृष्ठ है, हम क्योंकि यहाँ पर क्या बनाए हैं, बेलन बनाए हैं। ठीक है, अब हम एक हमने 10th क्लास में क्या चीज़ है, बेलन के बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर बेलन की जो क्या चीज़ है आपका, ये वक्री पृष्ठ तो है, तो बेलन के वक्री पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन की वक्री पृष्ठ का फॉर्मूला होता है आपके पास ये क्या होता है, ये 2πRL, ये होता है बेलन का वक्री पृष्ठ का फॉर्मूला, आपको अच्छे से याद रखना है। 2πRL बेलन का क्या होते हैं, वक्री पृष्ठ होते हैं। ठीक है, जहाँ पर R जो है वो क्या चीज़ है, त्रिज्या है बेलन की, और L जो है क्या चीज़ है, ऊंचाई की। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर हम S3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πRL लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया आपके पास। फाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, है ना, तो फाई, ओके एक मिनट, हाँ चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, समीकरण 2 तक। ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2πRL मिल गया। ठीक है, अब हम गॉस के थ्योरम से क्या जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू कितना होते हैं, Q/ε0। अब समीकरण 2 को देखो और समीकरण 3 को देखो, दोनों की जो लेफ्ट साइड में है फाई ई की वैल्यू दे रहे हैं, तो दोनों की राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्विलेट कर सकते हैं, यानी कि बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समीकरण ये मिल जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा ये। ठीक है, समीकरण 2 से हमने क्या लिया, ई इंटू 2πRL, और समीकरण 3 से हमने ये वाला लिया Q/ε0। ठीक है, अब क्योंकि हमें निकालना है क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ई जो क्या बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमें ई बस को यहाँ पर रखना है, और बाकी जो इसमें गुना है उसको क्या कर देना, हमें पक्षांतर कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं, तो ई को हम यहीं पास रख देते हैं, तो क्या हो गया, 2πRL जो है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q/2πRL/ε0, ये वाली मिल जाएगा आपका। आई बात समझ में। ठीक, अब हमने अभी देखा था क्या कि जो Q इज इक्वल टू है रैखिक आवेश घनत्व के लिए क्या होता है, लैम्डा इंटू एल होता है। हमने जस्ट अभी समीकरण 1 में इसको निकाला था। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, अनंत लंबाई के तार हैं जो कि रैखिक हैं, इसलिए हम यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं, Q की जगह लिख सकते हैं लैम्डा एल। तो Q यहाँ पर जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा एल, यानी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई 2πRL/ε0। अब यहाँ पर एल हमने क्यू की वैल्यू लैम्डा एल इसलिए लिया क्योंकि देखो डिनोमिनेटर यानी कि हर में भी एल है और ऊपर में भी एल आ गया लैम्डा एल। ठीक ना, तो यहाँ से एल और एल क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, है ना। तो कटने पर आपके पास सिंपल क्या बचेगा, ऊपर में लैम्डा बचेगा और नीचे 2πR/ε0 बच जाएगा। देखो ये हो गया, है ना। तो ई इज इक्वल क्या बचा, क्योंकि एल और एल नीचे ऊपर से कट गया तो बचा क्या, लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। तो यही चीज़ क्या चीज़ है आपका, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, सीधी क्वेश्चन आता है आपके पास इसमें कि गॉस के थ्योरम द्वारा गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए एक समान आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप यू ये पहला जो उसका अनुप्रयोग है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार रिवाइज, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक तो क्या था, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब भैया इसमें हम किस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, गॉस थ्योरम का। अब गॉस थ्योरम में ये बोलते हैं कि ये फाई ई इज इक्वल टू क्या होती है, Q/ε0 होती है ना। तो डेफिनेटली हम पहले क्या निकालेंगे, फाई ई निकालेंगे, और हम इस गॉस थ्योरम से इसके वैल्यू जानते हैं, दोनों को क्या करेंगे, इक्विलेट करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक बेलन की कल्पना की। ठीक है, क्या की, बेलन की कल्पना की, जिसमें हमने देखा 3 भाग हुए, एक S1 हुआ, एक S2 और एक S3 हुआ। चूंकि S1 और S3 जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, इसलिए यहाँ से गुजरने वाली S1 व S2 से गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब सिर्फ आपके पास S3 पृष्ठ बच जाएगा। तो S3 पृष्ठ क्योंकि ई की मतलब विद्युत क्षेत्र की क्या चीज़ है, वो लंबवत है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा ना।
0 डिग्री हो जाएगा तो वहाँ पर आपके पास फाई की वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, सिंपल वाला EDS cos थीटा, EDS cos थीटा होती है। हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो फाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा। अब ये वाली फाई और जो गॉस थ्योरम से फाई की वैल्यू निकालते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्विलेट करेंगे। ओके हाँ, उससे पहले सबसे पहले आपको ये करना है क्या कि अब जब रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आवेश की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लैम्डा इज इक्वल कितना होता है, क्यू बाई एल होते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। फिर हम यहाँ पर जो क्यू आया था उसकी जगह हमने क्या लिखा, लैम्डा एल लिखा, नीचे ऊपर से लैम्डा एल कट गया था और आपके पास जो आया वही क्या चीज़ है, इसके लिए व्यंजक है। तो आई होप यू इस सिंपल सी जो डेरिवेशंस आपको समझ में आया होगा। देखो हर चीज़ जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक ना। एक आपके पास आइडिया होना चाहिए कि हमें ये चीज़ निकालना है तो हम इस तक कैसे पहुँचेंगे, है ना। तो गॉस थ्योरम के सिंपल यूज़ करें, फ्लक्स की परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कब जो है वो उसकी वैल्यू 0 होती है, फ्लक्स की जो वैल्यू 0 होती है, और कब जो है वो फ्लक्स की वैल्यू अधिकतम होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अनुप्रयोग में। ठीक है, तो दूसरे अनुप्रयोग को देखते हैं। ये है दूसरे अनुप्रयोग। ठीक है, क्या आवेश के अनंत समतल चादर के कारण, हम आज जो है वो 2 अनुप्रयोग को करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर 2 अनुप्रयोग को करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक अनुप्रयोग करेंगे, और एक जो लास्ट टॉपिक बचे हैं कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, इसको करेंगे, फिर आपका जो चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा जो अनुप्रयोग है क्या चीज़ है, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो क्या बोल रहे हैं, आवेश की समतल चादर, अनंत समतल चादर, चादर मतलब क्या समझते हो आप, चादर मतलब बोलते हैं क्या बोलते हैं कि हमें अपनी गाड़ी में क्या लगाना है, लोहे की चादर लगवानी है ना। तो चादर आपको समझते हो क्या चीज़ होता है, ठीक ना। तो वही जैसे चादर ही चादर होता है, ठीक ना, ये ऐसी ये होता है चादर, चादर होती है जिसकी मोटाई भी होती है ना। तो ये आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप रैखिक कुछ देख पा रहे हो क्या, नहीं, यहाँ पर कुछ रैखिक दिख रहा है क्या, मतलब जो एक रेखा वेखा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, बल्कि क्या दिखेगा, चादर है तो क्या दिखेगा, पृष्ठीय दिखेगा। तो यहाँ पर आप आइडिया मिल गया क्या कि जैसे वहाँ पर हमने रैखिक आवेश घनत्व निकाला था ना, तो सेम यहाँ पर हम क्या निकालेंगे जी, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, और सिग्मा इज इक्वल से क्या होते हैं, क्यू अपॉन एस होते हैं, बस यही। और यहाँ से हमें क्यू के वैल्यूज़ को निकाल लेना है। तो हमें ऐसे समझना है इस चीज़ को ना कि क्या चीज़ है, तो हम इसमें रैखिक तो नहीं निकाल सकते, तो क्या निकालेंगे, पृष्ठ निकालेंगे, ऐसे आपको समझनी है। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं, क्या बोल रहे हैं, अनंत आवेश मतलब आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र के हमें क्या निकालने, तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो क्या बोल रहे हैं, आवेश की एक अनंत समतल चादर की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसके दोनों पृष्ठों के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर धन आवेश की मात्रा कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, धनावेश की मात्रा या पृष्ठ घनत्व कोई भी, ठीक है, पृष्ठ घनत्व बोल सकते हो, है ना। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो धनावेश की मात्रा है वही तो क्या होती है आपका धनावेश या फिर पृष्ठ घनत्व, ही क्या होती है, आप सिग्मा दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा डायग्राम को देखिए, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये है आपके पास एक समान आवेशित अनंत क्या चीज़ है, एक चादर है, ठीक ना, जो कि आपके पास एक ऊपर तरफ दिख रहा है आपको पृष्ठ, और एक नीचे तरफ दिख रहा है, ऐसे रखा हुआ है ना, एक ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है एकदम ऐसे, जिससे हम इसको इस टाइप का भेज सकते हैं, अंदर जाएगा फिर ये ऐसे जाएगा, मतलब ये भेद रहे हैं ना, ये नहीं कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ है ना, ये कैसे रखा है आपका खड़ी रखा हुआ है, खड़ी, जिससे क्या हो रहा है, जो विद्युत क्षेत्र है वो आर पार जा रहा है। ठीक ना, ऐसे आप समझोगे, ठीक ना, ये ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि समतल चादर को ऐसे रख दिए उसके ऊपर से वैसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं, बल्कि क्या हो रहे हैं, उसको उसके लंबवत यानी कि उसको भेदते हुए जा रही है ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा विशा जो दिख रहे हैं वो। ठीक है, आपको इस तरह समझनी है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि माना चादर से आर दूरी पर, ये आपके पास क्या हो गया, चादर हो गया, ठीक ना, ये आपके पास क्या हो गया, चादर हो गया, चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ये चादर का जो मेन पॉइंट है, ये आपका क्या चीज़ है, मेन पॉइंट है ना, क्योंकि एक ऐसे रखा हुआ है, खड़ी रखा हुआ है, जिसको हम क्या करें, भेद रहे हैं, ठीक ना। तो ये पास क्या होगा, आपका पास मेन पॉइंट होगा, सेंटर होगा, तो सेंटर से क्या चीज़ है, आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चादर की दूसरी ओर, क्योंकि चादर बीच में है ना, तो चादर की एक ओर तो हो गया बिंदु पी, अब चादर की दूसरी ओर भी होना चाहिए, तो चादर की दूसरी ओर भी आर दूरी पर दूसरा बिंदु क्या चीज़ है, पी डैश है, ये वाली चीज़,
ठीक है, एक तरफ P है और एक तरफ क्या चीज़ है P डैश है। इस प्रकार लेते हैं कि P डैश चादर के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, यानी कि जो ये लाइन आ रही है ना, ये जो है चादर के लंबवत होना चाहिए। और चादर के लंबवत कब होगी, जब चादर जो है ऐसे वर्टिकल रखाएगी, खड़ी रखाएगी, ठीक ना। अगर वो ऐसे समतल रखाएगा तो फिर उसके ऊपर से हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये जो है कैसे रखाया हुआ है, समझ में आ गया आपको, खड़ी है, उसको भेदते हुए निकल रहा है चीज़ें, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बेलन की कल्पना करेंगे, ठीक है। चलो, अब चादर के आर पार पी डैश अक्ष वाली जो पी, मतलब ये पी और ये पी डैश अक्ष वाली एक बेलन की रचना करते हैं, कल्पना करते हैं। मतलब ये कैसे रचना कर रहे हैं ना, ऐसे बना रहे हैं, हम अपने से बना रहे हैं इसको, है ना। हम क्या कर लिए, पी डैश को अक्ष मानकर ना, ये जो पी है यहाँ पर और ये आपका पी है, तो पी डैश को अक्ष मानकर हम क्या किए, एक बेलन की कल्पना करते हैं। माना इस बेलन की वृत्तीय सिरा का क्षेत्रफल कितना है, ई। अब आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व हम क्या लेते हैं, क्यू बाई एस होता है ना। तो एस क्या होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को ए से डिनोट किया गया, एरिया करके, ठीक है। तब बेलन का बंद पृष्ठ जो है वो गॉसी पृष्ठ की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। यानी कि जो बेलन के पृष्ठ जो दिख रहे हैं, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि हम गॉस थ्योरम का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए जो बेलन का जो अंदर वाली पृष्ठ है, बंद वाली पृष्ठ, वो क्या कहलाएगी, आपका गॉसी पृष्ठ कहलाएगी। ओके, ठीक, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो आपके पास गॉसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल हम जानते हैं कि क्यू बाई एस होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को ए से डिनोट किया गया ना, ए लिखेंगे। अब यहाँ पर क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ है, देखो क्यू इज इक्वल टू आ गया आपके पास ये वाली, ठीक है। ये वाली इक्वेशन समीकरण आपका एक मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ आपके पास क्या देखना है आपको, वही फंडामेंटल देखने, जैसे हम वहाँ पर पृष्ठ देख रहे थे ना, कि इसको हम इतने पृष्ठ हम बांट सकते हैं, है ना। और ये पृष्ठ जो है वो क्या चीज़ है, आपका विद्युत क्षेत्र के समांतर है, दैट मीन्स 0 होगा विद्युत फ्लक्स वैल्यू। सेम यहाँ पर भी देखना हमको, देखो यहाँ पर भी बेलन को देखिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हम तीन भाग में इसको भी बांट सकते हैं, ठीक है, 3 भाग में। यहाँ पर इस सर्कल को एक भाग मान लेते हैं, इसको दूसरा भाग मान लेते हैं, जो वक्री पृष्ठ है उसको तीसरा भाग मान लेते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो S3 है मान लेते हैं, अभी ना समझने के लिए इसको S3 मान लेते हैं, इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं, ऐसे, ठीक है। अब जो यहाँ पर S3 है वो क्या चीज़ है आपका, क्योंकि ये वाली इधर डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन में है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है। तो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। यानी कि पृष्ठ S3 से गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि समांतर है इसके विद्युत क्षेत्र के, ठीक है। तो अब बचा क्या आपके पास, अब बच गया S1 और S2 बच गया। तो भैया S1 और S2 देखो कैसे हैं, S1 भी सर्कल बना है, ये भी सर्कल बना है, इसके अंदर से भेदते हुए क्या जा रही है, विद्युत क्षेत्र जा रही है। तो भेदते हुए जा रही है, दैट मीन्स क्या चीज़, 90 डिग्री एंगल, यानी कि लंबवत है ये, है ना। तो इस कारण से S1 और S2 से क्या होगा, कुछ ना कुछ विद्युत फ्लक्स का मान आएगा, ठीक। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या होगा, दो क्या होगी आपके पास भाग होंगे जहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर 2 भाग होगा, है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, ये वाली जो हिस्सा था, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये जो आपका बेलन था ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो क्या चीज़ है, आपका वक्री पृष्ठ था। तो वक्री पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, दैट मीन्स वैल्यू होगा 0 फ्लक्स का मान। और जो ये वाली पृष्ठ है और ये वाली पृष्ठ दोनों क्या आएगा आपका, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा। अतः बेलन की वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा, अब फाई ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, क्योंकि दो आगे पास क्या चीज़ें पृष्ठ हैं, है ना। तो हम लिखना चाहते तो ई डी एस और प्लस करके ई डी एस लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्षेत्रफल को किससे डिनोट कर रहे हैं जी, ए से डिनोट कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर डी एस की जगह क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, इसकी जगह भी क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, यानी कि ई ए प्लस ई ए आ गया, ठीक है। चलिए, इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक। अब दोनों को जोड़ेंगे, ई ए प्लस ई ए, तो क्या हो जाएगा भाई, 2EA हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये 2EE, ये मिल गया आपका, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ से हमने फाई की वैल्यू तो निकाल लिया है ना, यदि एक फाई की वैल्यू निकाली हमने समीकरण 2 से। अब गॉस के थ्योरम से हम दूसरी फाई की वैल्यू जानते हैं, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 2 और समीकरण 2 को 3 को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी कि फाई दोनों तरफ का क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों तरफ का राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम लिखेंगे 2EA
2EA इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि ये, ठीक है। ओ सॉरी, आई होप यू आप लोग की समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ें समझ में आ गया, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, हमें जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दैट मीन्स यहाँ पर हम E को रखेंगे और ये बाकी 2 और जो A है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। तो E की जो वैल्यू होगी वो क्या मिल जाएगा आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 तो पहले से ही था, और 2A जो है और आया तो 2A यहाँ पर हो गया, ठीक है। यानी कि आपके पास E की जो वैल्यू हुआ क्या चीज़ हुआ, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A हो गया, ठीक है। 2 एप्सिलॉन 0 A हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि हम Q के वैल्यू क्या जानते हैं, Q के वैल्यू जानते हैं सिग्मा A, जस्ट समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 से मान रखने पर, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होती है, सिग्मा A होती है, तो Q की जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा A लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, A और A दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यही क्या चीज़ है आपके पास, अनंत आवेशी समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। आई होप यू ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। एक आप थ्योरम पढ़ लिए तो दूसरा मतलब एक अनुप्रयोग आपने पढ़ लिया जैसे रैखिक आवेश को, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा होगा तो प्लीज़ पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, है ना, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना, नए अनुप्रयोग के साथ। कौन से अनुप्रयोग हमें पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। ये थर्ड जो दिख रहा है आपको, देखो एक मिनट ना, ये वाली क्या, ये कहाँ गया, देखो ये वाली कि आवेश की 2 समांतर अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे थे, आवेश की अनंत समतल चादर मतलब एक बस था, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 2 समांतर अनंत समतल चादर रहेगा बस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हुआ ना लास्ट में, E की वैल्यू आया कितना आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसको आपको याद रखनी, ठीक ना, क्योंकि ये वाली जो फॉर्मूला है वो इस वाले जो अनुप्रयोग हैं इसमें क्या होगा, यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यही बस क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, यही बस फिनिश करते हैं, और जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।